रात को खाना खाने के बाद मैंने जानबूझकर एक काफी मुश्किल सा लगने वाला क्वेश्चन लिया और बाई निंगबिंग के पास पूछने चला गया। उस वक्त बाई निंगबिंग और सू वॉनरो मिलकर अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रही थी। आज उनका सामना सीधा प्रो प्लेयर से हो गया था और उनकी गेम में बुरी तरह से धुलाई हो रही थी। सू वॉनरो गेम के अंदर चिल्ला रही थी, जल्दी आकर मुझे बचाओ। ठीक उसी वक्त मैंने उसके कमरे का दरवाजा नॉक किया। बाई निंगबिंग की सांस जैसे अटक सी गई थी। उसने झटके से आकर दरवाजा खोला और पूछा, क्या काम है? मैंने उसका ये इरिटेशन वाला चेहरा देखते ही समझ लिया कि गेम में इसकी पूरी वाट लग चुकी है। इसलिए मैंने ठीक ठाक नॉर्मल टोन में कहा, मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा तुमसे आकर पूछ लूं कि तुम्हें आता है या नहीं। कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा? बाई निंगबिंग वापस जाकर आलस में अपनी चेयर पर बैठ गई। उसकी दोनों लंबी टांगे आराम से सामने की तरफ फैली हुई थी। ये वाला। मैंने वो क्वेश्चन पेपर उसके हाथ में दे दिया। बाई निंगबिंग ने सिर झुकाकर उस क्वेश्चन को देखा, पर ठीक उसी वक्त गेम के अंदर से सू वॉनरो की चिल्लाती हुई आवाज आई, बाई निंगबिंग, तू मरने वाली है क्या? इतने मेन टाइम पर तू कहाँ गायब हो गई? अपना बेस उड़ने वाला है। फोन से आती इस आवाज को सुनकर मैंने स्माइल की और उसके फोन की तरफ इशारा करते हुए बोला, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया? बाई निंगबिंग ने अपने फोन को एक नजर देखा और हाथ हिलाते हुए बोली, कोई बात नहीं, उन्हें इग्नोर करो। ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, तुम मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दो। तभी सू वॉनरो की आवाज फिर से आई, सिस्टर बाई, तुमने AFK क्यों कर दिया? अपना बेस सच में उड़ने वाला है। उसकी ये आवाज सुनकर मेरी हंसी बस छूटने ही वाली थी। मैंने कहा, एक काम करते हैं, जब तक तुम इस क्वेश्चन के बारे में सोच रही हो, मैं तुम्हारी जगह थोड़ा गेम खेल लूं। क्या तुम्हें ये गेम खेलना आता है? बाई निंगबिंग ने डाउट के साथ मेरी तरफ देखा। ये सुनकर मैंने बड़ी शराफत के साथ कहा, हाँ, थोड़ा बहुत आता है। पिछली लाइफ में जब ये लॉन्ग याओ गेम नया नया लॉन्च हुआ था, तभी से मैंने इसको खेलना शुरू कर दिया था। स्कूल के दिनों में मैं दूसरों की रैंक पुश करके ही अपनी पॉकेट मनी निकालता था। अगर सिर्फ स्किल्स की बात करूं तो मैं किसी भी असली प्रो प्लेयर से कम नहीं था। ऊपर से ये गेम अभी नया स्टार्ट ही हुआ था। मैंने पिछले कुछ दिनों में इस वर्जन को समझने के लिए कुछ मैचेस खेले थे और अब मेरे लेवल का कोई टक्कर का प्लेयर ढूंढना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। मेरा ये थोड़ा बहुत आता है सुनकर बाई निंगबिंग सोचने लगी कि मुझे मना कैसे करे। वैसे तो इस गेम को खेलने वाले बहुत लोग थे, पर उनका सामना सीधा प्रो प्लेयर से हो रहा था, तो मेरा जाना मतलब सीधा उन्हें फ्री किल्स देना था। फालतू में सामने वाली टीम को बस गोल्ड इकोनॉमी मिल जाती। बाई निंगबिंग के साथ खेल रही उन तीनों सहेलियों ने गेम में एकदम चुप्पी साध ली थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि चलो अब सीधा सरेंडर ही कर देते हैं। बाई निंगबिंग ने कुछ सेकंड्स तक मेरी आंखों में देखा और फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, तुम्हें खेलना है तो खेल लो। उसकी परमिशन मिलते ही मैंने उसका फोन हाथ में लिया। मैंने नोटिस किया कि सामने वाली टीम में शेनमिंग नाम का जो प्रो प्लेयर था, ये तो वही शिकार था जिसे मैंने कुछ दिन पहले ही बुरी तरह हराया था। मैंने हानशिन कैरेक्टर को कंट्रोल करते हुए अपने हाई ग्राउंड टावर के पास खड़ा किया। मेरी टीम के सारे प्लेयर्स मर चुके थे और सामने वाले पांचों अभी जिंदा थे। भले ही उनकी हेल्थ थोड़ी लो थी, पर साफ दिख रहा था कि वो एक ही पुश में मैच खत्म करना चाहते थे। जब सबको लग रहा था कि गेम अब यही खत्म होने वाला है, मैंने सीधा अपने हानशिन को आगे बढ़ाया और टावर के पास आने वाले सारे मिनियंस को क्लियर कर दिया। मुझे इस तरह अकेले आगे आते देख उस प्रो प्लेयर ने पीछे मुड़कर अपनी टीम से पक्का यही कहा होगा, लो भाई, गेम अब खत्म। उसकी बात पूरी होते ही मैंने एक फ्लैश मारा और स्किल यूज करके सीधा उन पांचों के बीच में घुस गया। उसी वक्त मैंने अपना अल्टीमेट मूव मारा और एक झटके में उनके 2 प्लेयर्स को गायब कर दिया। किसी को बचने या हटने का 1 सेकंड भी टाइम नहीं मिला। वो बड़ा प्रो प्लेयर शेनमिंग तो बस हवा में ही उड़ गया और मर गया। 2 किल्स लेने के तुरंत बाद मैंने अपनी फास्ट फिंगर्स से तुरंत रेजरेक्शन आर्मर खरीद लिया और उनकी तरफ से होने वाले एक हैवी फोकस अटैक को झेल गया। फिर उठते ही मैंने उनके एक और प्लेयर को निपटा दिया और एंड में अपनी बैड एस और लाजवाब मूवमेंट स्पीड के दम पर मैंने अकेले ही सबको पेल कर साला पेंटा किल निकाल लिया। 1 सेकंड के लिए तो वहां पूरी तरह हवा भी शांत हो गई थी। शेनमिंग को समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ और वो कब मर गया। और उधर गेम में सू वैनरू और उसकी पूरी टीम तो होश खो चुकी थी। भले ही सामने वाले बाकी 4 प्लेयर्स इतने ठीक ठाक नहीं थे, पर वो शेनमिंग तो सच में एक प्रो था और मैंने सीधा अकेले 1 वर्सेस 5 करके उन सब की औकात दिखा दी थी। थोड़ी ही देर में सामने के बचे हुए 4 प्लेयर्स वापस जिंदा हो गए, पर मेरी सोलो पुश और नेक्स्ट लेवल इन गेम कमांड्स के दम पर 5 मिनट से भी कम टाइम में हम सीधा उनके बेस में घुस गए। हमने गेम पूरी तरह पलट दिया था और हारी हुई बाजी को सीधा जीत में बदल दिया। बाई निंगबिंग ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं गेम खेलने में इतना खतरनाक होऊंगा। अपनी हैरानी से बाहर आने के बाद वो मेरी तारीफ किए बिना नहीं रह पाई। तुम गेम सच में बहुत अच्छा खेलते हो। मैंने हंसते हुए अपने हाथ हिलाए। अच्छा, ये सब छोड़ो,
क्या तुम्हें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आइडिया मिलते हैं? नहीं, उसका पूरा ध्यान तो मेरे बाप लेवल गेम प्ले को देखने में था। मैं एक बार फिर से चेक करती हूँ। उसने जल्दी से सिर झुकाया और क्वेश्चन को देखने लगी। वो क्वेश्चन सच में काफी मुश्किल था और उसमें ठीक ठाक दिमाग लगना था। वो ऑलमोस्ट किसी कॉम्पिटिशन लेवल की प्रॉब्लम थी। बाई निंगबिंग को डर था कि कहीं मैं सॉल्यूशन समझ ना पाऊं, इसलिए उसने एक एक स्टेप बहुत ठीक से डिटेल में लिखा। पूरा आंसर सॉल्व करने में पूरे 2 रफ पेजेस लग गए थे। मैंने सिर उठाया और उसकी तरफ देखकर एक कातिलाना स्माइल पास की। थैंक यू, ये कहकर मैं उसके कमरे से बाहर चला गया और मेरी उस खूबसूरत और हैंडसम स्माइल को देखकर बाई निंगबिंग के दिल की धड़कन अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उसे दोबारा झटके लगने शुरू हो गए। उसके बाद बाई निंगबिंग अपने बेड पर लेट गई। उसे लैपटॉप की तरफ से सू वनरो और उन सब की बातें सुनाई दे रही थी। सिस्टर बाई, क्या फोंग युआन चला गया? बाई निंगबिंग को मेरे जाते टाइम वाली वो हैंडसम स्माइल बार बार याद आ रही थी और उसका ध्यान ठीक भटका हुआ था। सू वनरो हंसती हुई बोली, भाई सच में मैंने सोचा भी नहीं था कि वो इतना तगड़ा गेम खेलता है। कल तू उसे बोलकर पूछना कि क्या वो हमें रैन पुश करवा सकता है। हम एकदम परफेक्ट 5 लोगों की टीम बन जाएंगे। बिल्कुल नहीं, बाई निंगबिंग ने बिना 1 सेकंड सोचे तुरंत इनकार कर दिया। पर क्यों नहीं? सू वनरू को अचानक ऐसा लगा जैसे उसकी सबसे प्यारी चीज उससे छीन ली गई हो। मैंने कहा ना नहीं, मतलब नहीं। ये बोलते ही बाई निंगबिंग गेम से एग्जिट हो गई और उसने अपनी कंपटीशन लेवल वाली प्रैक्टिस बुक निकालकर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया और वो बुक लगातार सॉल्व करते करते रात के 12 बज गए। अगले दिन सुबह बाई निंगबिंग जल्दी उठ गई और नीचे आकर अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। जब उसने देखा कि मैं अब तक नीचे नहीं आया हूँ तो वो आंट लियू को मुझे बुलाने के लिए भेजने ही वाली थी। अचानक उसे सीढ़ियों से किसी के आने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर बाई निंगबिंग ने अपना सिर उठाया और उस तरफ देखा। उसका दिल अंदर से पागलों की तरह कूदने लगा। कुत्ता कहीं का, ये हर दिन पहले से ज्यादा हैंडसम क्यों लगने लगता है? मैं ठीक बाई निंगबिंग के सामने आकर बैठ गया। गुड मॉर्निंग सिस्टर निंगबिंग। आखिरकार वो अपने होश में आई। उसे एहसास हुआ कि वो मुझे ठीक ठाक देर तक घूरती रह गई थी। उसने शर्म के मारे जल्दी से अपना सिर झुकाया और जोर से ब्रेड का एक बड़ा टुकड़ा चबाते हुए आधी आवाज में बोली, मॉर्निंग। उसकी इस घबराहट और अजीब हरकतों को नोटिस करके मैं अंदर ही अंदर ठीक मजे ले रहा था। क्या बात है, इतनी जल्दी कंट्रोल खोने लगी? अभी तो मैंने अपने एक भी भौकाली अल्टीमेट मूव्स यूज नहीं किए हैं। अभी तो उसे चढ़ाकर पूरी नखरे वाली प्रिंसेस बनाना बाकी है। मैं सच में उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब उसका ये सारा ठेठ एटीट्यूड उतरेगा और इसके अपने ही घमंड के थप्पड़ इसके मुंह पर पड़ेंगे। बाई निंगबिंग ने स्कूल जाने के लिए मेरा वेट नहीं किया। वो जानबूझकर मुझसे बच रही थी। उसको डर था कि कहीं वो इसमें पूरी तरह डीप ना डूब जाए, इसलिए अपना ब्रेकफास्ट खत्म करके वो अकेले ही पहले निकल गई। उसने ड्राइवर से बोला कि वो मुझे ड्रॉप कर दे और खुद अपनी साइकिल लेकर निकल गई। मुझे इस बात से लड़ फर्क नहीं पड़ा। मैं ठीक समझ रहा था कि वो पक्का अभी मुझसे डिस्टेंस बनाने के बारे में सोच रही होगी ताकि वो मेरे और प्यार में ना फंस जाए। पर भला मैं उसे ऐसा क्यों करने दूंगा? मेरे चेहरे पर एक शैतानी और कमीनी स्माइल आ गई। 20 मिनट बाद मैं क्लासरूम में पहुंचा और बाकी सबकी तरह मैं भी अपनी बुक निकालकर मॉर्निंग रीडिंग करने लगा। मॉर्निंग रीडिंग को मिलाकर पूरी सुबह में 5 क्लासेस थीं और मैं लगभग पूरा टाइम सिर्फ किताब में घुसा रहा। ब्रेक के टाइम भी मैं वही कर रहा था। मेरा पढ़ने का फोकस इस हद तक भयानक था कि कोई भी देखकर डर जाए। बाई निंगबिंग मुझे इस तरह पढ़ता देखकर मेरी उस एक बात पर पूरा भरोसा कर बैठी कि मैं यहाँ इस शहर में किसी फालतू के रिलेशनशिप को बढ़ाने नहीं आया था, बल्कि मैं यहाँ सिर्फ खुद को आगे बढ़ाने आया था। पूरा दिन बीत गया और क्लास के अंदर मैंने उससे मुश्किल से ही 2-4 बातें की होंगी। ये सब देखकर बाई निंगबिंग की सोच और भी सॉलिड हो गई कि ये लड़का तो सिर्फ पढ़ाई करना चाहता है। इसके दिमाग में हमारी बचपन की सगाई का तो रत्ती भर भी ख्याल नहीं है, तो फिर उसे भी इस फालतू बात पर इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए था। ये बात समझने के बाद बाई निंगबिंग को लगा जैसे उसके दिल की धड़कन वापस औकात पर आकर नॉर्मल हो गई थी। उसके दिमाग में अचानक से मूव वार्निंग का दिया हुआ आइडिया याद आया। जब उसने सोच ही लिया है कि वो अपने दिल पर कंट्रोल रखेगी और मेरे चक्कर में नहीं पड़ेगी और साथ ही मुझसे बचकर निकलना भी मुमकिन नहीं है, तो बेहतर यही है कि हम दोस्त बनकर रहें, क्योंकि दोस्त पर तो वो अपनी जिंदगी में कभी दूसरी नजरों से लाइन नहीं मारेगी। छुट्टी होने के बाद बाई निंगबिंग ने मेरे पास आकर पूछा, टाइम है तेरे पास? मैं देख रही हूँ तू पूरा दिन पढ़ाई में लगा हुआ है, इस तरह तू पूरी तरह से थक जाएगा। थोड़ा आराम भी करना जरूरी है। एक काम करते हैं, मेरे साथ चलकर थोड़ा गेम खेल लें, क्या कहता है? मैं बाई निंगबिंग के दिमाग में चल रही इस छोटी सी साजिश को समझ रहा था। मैंने एकदम सीरियस होकर उसकी आंखों में देखा। मेरी इस इतनी तीखी और लगातार घूरती हुई नजर को इग्नोर करना उसके लिए लगभग नामुमकिन था। क्या हुआ, तेरा मन नहीं है क्या जाने का? अगर नहीं जाना तो कोई ना, छोड़ दे। ये बोलकर वो वहां से जाने के लिए उठ गई। जाऊंगा ना, मैंने अपनी मैथ्स की किताब बंद करते हुए कहा। तू सही बोल रही है, टाइम निकालकर आराम करना चाहिए, पर मुझे अभी भी कुछ सवाल समझ नहीं आ रहे। गेम खेलने के बाद क्या तू वापस जाकर मुझे वो सब सिखाएगी? बाई निंगबिंग ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। आखिर मेरा वो पढ़ने का फोकस देकर लग ही नहीं रहा था कि मैं पढ़ाई के अलावा किसी और चीज में अपना टाइम बर्बाद करूंगा। उसने हाँ में सर हिलाया। ठीक है, गेम खेलकर चलते हैं
और घर जाकर मैं तुझे पढ़ा दूंगी। स्कूल के बाद मैं बाई निंगबिंग के बताए हुए उस गेमिंग क्लब में गया। ये क्लब असल में सू वानरो के छोटे चाचा की प्रॉपर्टी थी। बाई निंगबिंग मुझे सीधा 3rd फ्लोर पर ले गई। वहां एक मस्त चिल करने वाला रूम था जो सिर्फ बाई निंगबिंग और उन चारों दोस्तों के लिए प्राइवेट स्पेस था। सू वानरो हमारे आने से पहले ही उस क्लब में पहुंच चुकी थी। उस प्राइवेट गेम रूम के अंदर इस वक्त सू वानरो पूरे ओवर एक्टिंग करते हुए मू वानिंग और गू चिंगहन को बता रही थी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, वो लड़का फेंग युआन सच में एकदम जहर हैंडसम है। अगर वो और बाई दीदी बचपन से एंगेज ना होते ना तो मैं कसम से जाकर उसको सेट कर लेती। मू वानिंग अपने हाथ में पकड़ी पेन को घुमाते हुए मजेदार हंसी हंसी। इतना भौकाल क्यों मचा रही है? तूने पहले कभी कोई हैंडसम लड़का नहीं देखा क्या? वही तो। और वैसे भी बंदे ने ग्रुप में ऑलरेडी बोल दिया था कि वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता है, पर तेरी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि वो बाई निंगबिंग पर पूरी तरह फिदा है। गू चिंगहन ने अपने फोन से नजर हटाकर बीच में अपनी बात रखी। सू वानरो ने अपनी उन दोनों भोली दोस्तों को घूर कर देखा। उसे अचानक लगा जैसे पूरी दुनिया बेवकूफ है और सिर्फ वो ही सच्चाई जानती है। उसने औरतों वाली छठी इंद्री की कसम खाकर कहा कि फेंग युआन हर हाल में बाई निंगबिंग को पसंद करता है और किसी इंसान की नजरें कभी झूठ नहीं बोलती। और जब मैं और बाई निंगबिंग दरवाजे पर पहुंचे, हमने ठीक उसी वक्त उनकी ये सारी बातें सुन ली। बाई निंगबिंग का चेहरा शर्म के मारे पूरा लाल हो चुका था। ये गधियां भी ना। उसने घबराते हुए मेरी तरफ देखा और फटाफट सफाई देने लगी। तू इनकी इन फालतू बातों पर ध्यान मत दे, इन बेवकूफों का मुंह चलता ही रहता है। मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खेल गई। कोई दिक्कत नहीं, मैं इन सब पर ध्यान नहीं देता। बाई निंगबिंग की आंखें कंट्रोल के बाहर होकर वापस मुझ पर ठहर गईं। एक सेकेंड के लिए वो फिर से खोई हुई थी और होश में आते ही बिना ध्यान दिए बोली, ध्यान नहीं देता तो ठीक है। दरवाजा खुलते ही अंदर होने वाली सारी बातचीत एकदम से रुक गई। मैं जाकर बाई निंगबिंग के बगल में बैठ गया। मू वानिंग और गू किंगहान की निगाहें जब मेरे ऊपर पड़ी तो वो कुछ देर के लिए वहीं ठहर गईं। कुछ लम्हों बाद जब उन्हें होश आया तो मू वानिंग ने अपने होठों पर जुबान फेरी। तो ये है वो हैंडसम लड़का जिसके बारे में सू वानरो बात कर रही थी। उसे भी अब समझ आ गया था। गू किंगहान पहले होश में आई। क्या तुम फांग युआन हो? बाई निंगबिंग को अपनी सहेलियों का ये बर्ताव बड़ा शर्मनाक लग रहा था। क्या कर रही हो तुम लोग? कभी कोई हैंडसम लड़का नहीं देखा क्या? लेकिन वो खुद ये भूल चुकी थी कि जब उसने पहली बार मुझे देखा था तो वो खुद भी बुरी तरह से हैरान रह गई थी और अपना रिएक्शन भूल गई थी। असल में मैं इन तीनों लड़कियों को अच्छी तरह जानता था, बस फर्क इतना था कि वो मेरी पिछली जिंदगी की बात थी। मैंने बड़ी शराफत से तीनों की तरफ हाथ हिलाया। हेलो, मैं फांग युआन हूँ। गू किंगहान ने एक बेहद मीठी मुस्कान के साथ कहा, हेलो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम गू किंगहान है। मू वानिंग की नजर तो जैसे पहली ही बार में मुझ पर ठहर सी गई थी, लेकिन जब उसने नोट किया कि मैं किस तरह बाई निंगबिंग को देख रहा था तो वो मन ही मन कूदने लगी। सू वानरू सच में सही कह रही थी, यहाँ दाल नहीं गलने वाली। इंट्रो होने के बाद सब लोग डायरेक्ट पॉइंट पर आ गए, गेम खेलने। मैंने हल्का सा साइड में देखा तो मुझे बाई निंगबिंग का साइड फेस दिखाई दिया। मेरे दिल से अपने आप एक आवाज निकली, कितनी खूबसूरत लग रही है। बाई निंगबिंग को शायद इस बात का एहसास हो गया और उसने अपना सर घुमाकर मेरी तरफ देखा। मेरा रिएक्शन भी काफी तेज था। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा मैं पीछे झुक गया और अपने जूते के लेसेस बांधने की एक्टिंग करने लगा। मेरी इस हरकत की वजह से गलती से मेरी कॉलर के अंदर की चेस्ट मसल्स और हल्के हल्के दिखने वाले एब्स उसके सामने आ गए। मैं तो बस यही चाहता था कि बाई निंगबिंग को ये पता न चले कि मैं उसे घूर रहा था। मुझे क्या पता था कि मेरी इस हरकत से तो तीर सीधा उसके दिल पर जाकर लगेगा। बाई निंगबिंग लगातार 2 सेकंड तक मेरी तरफ देखती रही। जब उसने अपनी निगाहें हटाईं तो उसका चेहरा शर्म से पूरा लाल हो चुका था, जैसे खून निकल आएगा। वो अपना तेजी से धड़कता हुआ दिल पकड़कर मन ही मन खुद को गालियां देने लगी। कितनी यूजलेस हूं मैं, खुद से वादा किया था कि बस दोस्त बनकर रहूंगी, फिर ये दिल क्यों इतना जोर से धड़क रहा है। उसके तुरंत बाद उसने अपना चेहरा एकदम टाइट कर लिया, जिससे वो काफी कोल्ड और बेपरवाह लगने लगी। गेम स्टार्ट हो चुका था। सू वानरू ने मुझे अभी भी गेम से बाहर देखा तो चिल्लाकर बोली, गेम शुरू हो गया है। आ गया। मैंने तुरंत अपना फोन उठाया और गेम में एंटर किया। तभी मैंने देखा एक बार फिर हमारा मैच प्रो प्लेयर्स के साथ हो गया था और ये तो वही टीम थी जिसमें शेनमिंग था। पिछली बार मैंने बाई निंगबिंग की आईडी से खेला था और अकेले 5 को मारकर पेंटाकिल लिया था। आज तो लग रहा था इनमें अलग ही लेवल की आग लगी हुई थी, क्योंकि वो लगातार बाई निंगबिंग के पीछे पड़े हुए थे। गेम शुरू होते ही बाई निंगबिंग ने 2 बार अपनी जान दे दी थी। मैं बॉट लेन में था जब मैंने सू वानरू को बगल में चिल्लाते हुए सुना, बाई दीदी आगे जाओ ना, ये क्या हो रहा है? उन्होंने 2 किल्स कैसे निकाल लिए? मू वानिंग और गू किंगहान को भी इस बात पर हैरानी हो रही थी। आखिर उन्हें बाई निंगबिंग का लेवल पता था। भले ही सामने प्रो प्लेयर्स हों, फिर भी इतने कम टाइम में 2 बार मर जाना तो थोड़ा अजीब था। मुझे भी थोड़ा डाउट हुआ। जैसे ही मैं बाई निंगबिंग से पूछने वाला था कि क्या हुआ,
दुश्मन टीम के लोगों ने बेइज्जती करनी शुरू कर दी। एक बंदे जिसका नाम द स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिन था, उसने चैट में लिखा, बस इतना ही, ये है वो सो कॉल्ड प्रो प्लेयर शेनमिंग। तुझे याद है लास्ट टाइम इसने तुझे और पूरी टीम को 1v5 में हराकर पेंटाकिल लिया था? तुझे यकीन है ये वही बंदा है? इतनी नूब, मैंने तो आराम से इसका काम तमाम कर दिया, ये तो पलटकर वार भी नहीं कर पाई। मिंग भाई मजाक तो नहीं कर रहे ना? शेनमिंग को भी थोड़ा डाउट होने लगा, क्या अकाउंट किसी और के पास है? द स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिन फिर से ताना मारते हुए बोला, तभी मैं सोचूं, मैंने भी कहा था इतनी नूब मिंग भाई को कैसे हरा सकती है? सु वानरो का खून खौल उठा। क्या बकवास है ये, किसको नूब बोल रहे हो? बाई दीदी जाओ इनकी बैंड बजाओ। लेकिन बाई निंगबिंग का चेहरा बिल्कुल ब्लैंक था। उसकी बाएं हाथ की उंगलियां स्क्रीन पर थोड़ी मुड़ी हुई थी। उसने नीचे देखा, उसकी 5 में से 3 उंगलियां सूजी हुई थीं। सुबह बाथरूम जाते वक्त गलती से उसकी उंगलियां दरवाजे में आ गई थीं। उस वक्त उसे उतना दर्द नहीं हुआ था, तो उसे अंदाजा नहीं था कि ये इतना सीरियस हो जाएगा। जिंदगी भर अपनी शान में जीने वाली बाई निंगबिंग किसी दूसरे की इंसल्ट कैसे बर्दाश्त कर सकती थी, भले ही ये एक गेम क्यों न हो। उसने अपनी उंगलियों को हल्का सा दबाया और जैसे ही वो जवाब देने ही वाली थी, तभी फोन से एक बहुत ही एक्साइटिंग कंटिन्यूस साउंड आई। डबल किल, ट्रिपल किल, क्वाड्रा किल। सन्नाटा, एकदम मौत जैसा सन्नाटा। मैंने ग्लोबल चैट में एक सेंटेंस टाइप किया, बस इतना ही। ये लाइन उनकी बेइज्जती करने के लिए काफी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनका बाय निंगबिंग को नूब बोलना किसी किंडरगार्टन के बच्चे की बातों जैसा था। एक सिंपल बस इतना ही, बिना किसी का नाम लिए। लेकिन पेंटा किल लेने के बाद ये बात बोलने का सीधा मतलब पता चल रहा था। जो द स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिन अभी अभी बाय निंगबिंग का मजाक उड़ा रहा था, उसका चेहरा शर्म और गुस्से से जल रहा था। पर सच्ची ताकत के सामने ये सारी धमकियां और बड़बोलापन बिल्कुल बेकार थे। वो 5 प्रो प्लेयर्स, जिसमें से 3 सब्स्टिट्यूट थे, एक आम से खिलाड़ी के हाथों बुरी तरह पीटे गए। इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती थी? सु वानरो और बाकी सब अब होश में आए। शुरू की हैरानी अब अंदर की बेहिसाब खुशी में बदल चुकी थी। बाय निंगबिंग मेरे सबसे करीब थी। वो हैरानी से मेरी एकदम शांत फेस प्रोफाइल को देखे जा रही थी। ये मेरी तरफ से उनको जवाब दे रहा है। अमीर घर की बड़ी बेटी बाय निंगबिंग ऐसी लड़की थी जो हर चीज अपने हिसाब से चलाती थी। आज तक वही हमेशा दूसरों के लिए स्टैंड लेती थी। कभी किसी ने उसके लिए आगे आकर कुछ नहीं किया था। वो बस हैरान होकर अपने बगल में बैठे मुझको घूरती रही। एक बार उन सब की बोलती बंद करने के बाद मेरा मूड काफी हल्का और खुश हो गया था। इनकी औकात क्या है जो मेरी बाय निंगबिंग की बेइज्जती करे? मैंने अपनी उंगलियां स्ट्रेच की और पलटकर बाय निंगबिंग को देखते हुए एक खूबसूरत स्माइल दी। अब इनके मुंह से बकवास बंद हो गई होगी। मेरा वो मुस्कुराता चेहरा इतना हैंडसम लग रहा था कि उस लम्हे बाय निंगबिंग को लगा जैसे उसके दिल ने एक धड़कन छोड़ दी हो। उसने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए बोली, थैंक्स। अपनी बेइज्जती और औकात बचाते हुए इस नखरे वाली राजकुमारी ने आगे ऐड किया, मेरा तो बस हाथ चोटिल था, इसलिए मुझे भी इस वक्त उसके हाई ईगो का ध्यान रखना था। इसलिए मैंने उसकी बात में हाँ मिलाते हुए कहा, अगर तुम्हारे हाथ में लग नहीं गई होती तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती इतना उछलने की। भले ही बात जो भी हो, हर जीत तो हार जीत ही होती है। बाय निंगबिंग शायद अपना ईगो दिखा सकती थी, लेकिन जब मैंने ये बात उसको सपोर्ट करते हुए कही तो उसके चेहरे पर हल्के से लाल रंग की चमक आ गई। पता नहीं क्यों उसे लगा कि मैं उसे बहुत पैम्पर कर रहा हूँ। गेम अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब सब जानते थे कि कौन जीतने वाला है। मैंने अपना सीना थपथपाया, वैसे जब तुम्हारी उंगली में चोट है तो खेलना छोड़ दो ना, ये मैच मैं तुम्हारे लिए जीत लूंगा। तुम बस आराम से बैठ कर देखो कैसे मैं उन्हें उनकी औकात दिखाता हूँ। मेरी मुस्कान बिल्कुल नेचुरल और वार्म थी, जैसे सीधा बाय निंगबिंग के दिल में उतर रही हो। गेम खत्म होने के बाद शेनमिंग का मुझे मैसेज आया, पिछली बार वो आईडी सीटियोंग शिया क्या तुम ही यूज कर रहे थे? मैंने चैट देखी और हंसते हुए रिप्लाई किया, एकदम सही जवाब। शेनमिंग को सारी बात समझ में आ गई। तभी तो मैं सोचूं तुम अपने पुराने दोस्तों पर जरा भी रहम नहीं खाते। मैंने स्माइल के साथ उसे करेक्ट किया, पुराने दोस्त नहीं, पुराने हारे हुए ओपोनेंट्स। बाय निंगबिंग जानबूझकर झांक नहीं रही थी, बस अचानक से उसकी नजर मेरे और शेनमिंग की प्राइवेट चैट पर पड़ गई। तुम शेनमिंग को जानते हो? उसने पूछा। मैंने रैंडमली चैट बॉक्स बंद कर दिया। हाँ जानता हूँ। तो फिर तुमने मेरे लिए उसको मजा क्यों चखाया? तुम्हें अपने दोस्त को नाराज करने से डर नहीं लगा? बाय निंगबिंग ये भूल गई थी कि अभी हम रिलेशन में नहीं आए हैं, और मैंने भी फ्लो में बोल दिया, किसी की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो तुम्हें परेशान करे? ये बात मैंने इतनी कैजुअली कही थी, पर आवाज में एकदम और जोर था। बाय निंगबिंग एकदम ठहर सी गई और मुझे हैरानी से देखने लगी। मैं भी अब समझ गया था कहीं बाय निंगबिंग को शक ना हो जाए, इसलिए मैंने अपनी सिग्नेचर हैंडसम स्माइल दी क्योंकि अभी के लिए हम टीममेट्स हैं ना। तो ये सब टीममेट्स होने की वजह से था। बाय निंगबिंग के दिल ने फिर से एकदम से बंजी जंपिंग जैसी छलांग लगाई। उसने अपना सर ईगो के साथ उठाया। इस बार तुमने मेरी मदद की है तो मैं तुम्हारा एहसान मानती हूँ। फ्यूचर में जब भी तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो बेझिझक बता देना। ये सुनकर मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। आज रात को ही हेल्प चाहिए? बाय निंगबिंग थोड़ा शॉक रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतनी जल्दी और बिना हिचकिचाहट के कुछ मांगूंगा। हाँ
तुम्हें रात को पता चल जाएगा। मैंने एक बार फिर से उसे स्माइल पास की। बाई निंगबिंग का हाथ जख्मी था, इसलिए वो आगे नहीं खेल सकती थी। हम दोनों भी वहां ज्यादा देर नहीं रुके। हमारे जाने के बाद सू वानरो ने अपने हाथ खोले और बोली, मैंने कहा था ना। गु किंगहान ने एक बदमाश हंसी दी। मैं तो वेट नहीं कर पा रही बाई दीदी की शर्त हारने पर उसको नंगा दौड़ते देखने का। घर वापस जाते रास्ते में मैं फार्मेसी पे रुका। वहां से बाहर निकलते ही बाई निंगबिंग ने पूछा, तुम वहां मेडिसिन लेने गए थे? मैंने हल्के से स्माइल किया। तुम्हें रात को खुद पता चल जाएगा। मैंने अपने हाथ में जो दवाई की बोतल थी उसे हिलाया। ये सूजन और दर्द कम करने वाली दवा है। तुम्हारा हाथ सूजा हुआ था ना, तुम्हें बाद में स्प्रे कर दूंगा। थैंक यू। उसने बिना कुछ कहे मेरे हाथ से बोतल ली और आगे तेजी से निकल पड़ी। मैं देख सकता था कि वो थोड़ी एम्बैरेस थी। मैं स्माइल करते हुए उसके पीछे चल पड़ा। बाई निंगबिंग बस आगे चल रही थी और उसे ये पता नहीं था कि मैं उसे किस प्यार भरी नजर से देख रहा था। घर पहुंचकर मैंने पहले से मार करके रखे हुए क्वेश्चंस निकाले और सीधा बाई निंगबिंग के कमरे की तरफ चला गया। उसका कमरा मेरे नेक्स्ट रूम में था। दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैंने नॉक किया पर कोई आवाज नहीं आई। तो मैंने आवाज लगाई, बाई निंगबिंग तुम अंदर हो? जब मैंने पुकारा, अंदर से किसी चीज के गिरने की जोर से आवाज आई। थट। मुझे लगा बाई निंगबिंग गिर गई है। मैं फौरन बिना सोचे समझे दरवाजा ढकेल कर अंदर चला गया और वहां मैंने देखा कि उनके घर की बिल्ली ने उसके लेगो सेट को गिरा दिया था। मैं जिस वक्त अंदर घुसा उसी वक्त बाई निंगबिंग बाथरूम से निकल कर आई। उसने बस एक टॉवल पहना हुआ था। मैं ऑकवर्ड फील करके फौरन दरवाजे से बाहर आ गया। बाई निंगबिंग ने काफी आराम से अपना पजामा हैंगर से उठाया, वापस पलटकर बाथरूम में गई और 2 मिनट से पहले कपड़े पहनकर बाहर आ गई। जब वो बाहर आई, उसकी पीली और ठंडी स्किन उसके चेहरे को और भी बेपरवाह और ठंडा बना रही थी। मुझे पता था कि बाई निंगबिंग को किसी का उसके पर्सनल स्पेस में घुसना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए मैंने रीजन दिया, मुझे अभी कुछ गिरने की आवाज आई। मुझे लगा तुम गिर गई हो, इसलिए मैं अंदर आ गया। मैंने नॉक किया था। बाई निंगबिंग ने बस कहा। मेरे हाथ में पड़ी वर्कशीट को देखा और बिना किसी इमोशन के पूछा, कौन से क्वेश्चंस नहीं आ रहे? मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो गुस्से में थी या नहीं। वो खुद को कंसील करने में एक्सपर्ट थी, तो उसकी फीलिंग को रीड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था उस वक्त। ये वाले नहीं आते। मैंने वर्कशीट खोलकर उसकी टेबल पर रख दी। बाई निंगबिंग ने कुर्सी खींची, बैठी और वर्कशीट के क्वेश्चंस को ध्यान से देखने लगी। क्योंकि वो अभी नहाकर आई थी, उसके बदन से काफी फ्रेश और साफ बॉडी वॉश की खुशबू आ रही थी। मैं उसके बगल में बैठा। वो क्वेश्चंस पर फोकस कर रही थी और मैं उस पर। मैं उसे बिना छुपाए लगातार घूर रहा था। अपने मन में मैं खुद को कोस रहा था, कितना ऐ कर सकती है ये। मैंने तुम्हें बताया मैं क्यों अंदर गलती से आया। फिर भी उसने एक फ्लैट साफ फेस रखा हुआ है। क्योंकि मेरी निगाहें इतनी डायरेक्ट और लगातार थीं, बाई निंगबिंग के लिए उन्हें इग्नोर करना लगभग नामुमकिन था। उसने अपने हाथ में पेन पकड़ा हुआ था और उसकी लंबी खूबसूरत उंगलियां उसे कसकर दबा रही थीं। उसने पेन की ग्रिप टाइट की और उसके कान शर्म से इतने लाल हो गए थे कि यकीन करना मुश्किल था। वो पूरी तरह से अपना फोकस खो चुकी थी और सवाल पर ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। आखिरकार उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपना सर घुमाया और मेरी तरफ देखा। घूरना बंद करेगा या नहीं? चलो। आखिरकार उसने अपनी कोल्ड फेस के अलावा कोई और रिएक्शन तो दिया। उसकी टोन सुनकर मैं समझ गया था कि वो असलियत में गुस्से में नहीं है। मेरी जीत की खुशी मेरे चेहरे पर साफ दिख रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए आराम से हाथ हिलाया। बाई निंगबिंग, मैंने एक चीज नोटिस की है, तू सच में काफी खूबसूरत है। ये सुनते ही बाई निंगबिंग के दिल में जैसे कोई बम फट गया। उसने ऐसी हड़बड़ी में अपनी नजरें चुराई कि उसकी घबराहट साफ झलक रही थी और उसी पैनिक में उसने ऐसी बात कह दी जो वो असलियत में फील नहीं करती थी। मुझे अच्छे से याद है तूने कहा था कि तू यहाँ सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करने आया है और खुद को आगे बढ़ाने आया है, तो गलती से भी मेरे प्यार में पागल मत हो जाना। हाँ, बिल्कुल सही बात है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तेरी खूबसूरती की तारीफ भी नहीं कर सकता। फिक्र मत कर, मैं सिर्फ एक फैन की तरह तारीफ कर रहा हूँ। मुझे तुझसे प्यार व्यार नहीं हुआ है। ये बोलकर मैंने तसल्ली देने के अंदाज में उसके कंधे पर हल्का सा थपथपाया। मेरी इन क्लियर और सीधी बातों ने बाई निंगबिंग के तेजी से धड़कते हुए दिल को जैसे एक झटके में जमीन पर लापटका और उसका दिल बैठ सा गया। उसे अंदर ही अंदर बड़ा अजीब और खालीपन महसूस हो रहा था। पर अपने दिल की उस हल्की सी जलन और अजीब फीलिंग को दबाने के बाद बाई निंगबिंग ने फिर से मेरे पूछे गए सवाल पर अपना पूरा फोकस लगा दिया। मुझे मानना पड़ेगा, मैं जब भी उसके पास कोई सवाल लेकर जाता था उसकी डिफिकल्टी लेवल काफी हाई होती थी, जिसकी वजह से अब बाई निंगबिंग को मुझ पर शक होने लगा था कि मेरी पढ़ाई शायद आम लोगों से काफी खतरनाक है। पिछली बार तो उसने सॉल्यूशन का हर एक स्टेप बहुत डिटेल में लिखा था, पर इस बार बाई निंगबिंग ने सिर्फ मेन और इंपॉर्टेंट स्टेप्स ही लिखे। मुझे बस वो कॉन्सेप्ट्स और नॉलेज पॉइंट्स रिवाइज करने की जरूरत थी। वैसे भी ये क्वेश्चंस मेरे लिए उतने भी हार्ड नहीं थे। मेन स्टेप्स लिखने के बाद बाई निंगबिंग ने मुझसे पूछा, तुझे ये पढ़कर समझ आ जाएगा? वो अभी नहा कर आई थी। उसके बाल अभी ठीक से सूखे नहीं थे और उनसे शैम्पू की एकदम मस्त खुशबू आ रही थी। मैंने वो रफ पेपर अपनी तरफ नहीं खींचा, बल्कि खुद थोड़ा आगे खिसक कर उसके और करीब चला गया। मेरे इतने पास आते ही बाई निंगबिंग की बॉडी
बॉडी का राइट साइड एकदम पत्थर की तरह जम गया, पर मैंने ऐसी एक्टिंग की जैसे मुझे किसी बात का कोई एहसास ही नहीं हुआ और अपना पूरा ध्यान उसके लिखे हुए सॉल्यूशन को समझने में लगा दिया। फिर मैंने बहुत ही प्यार और हल्के टोन में उससे पूछा, क्या इसको ऐसे ही समझना है? बाई निंगबिंग ने जब मेरी एक्सप्लेन करने की अप्रोच सुनी तो वो अंदर ही अंदर मेरे तेज दिमाग को मान गई और ठीक उसी वक्त मेरी इतनी मीठी आवाज सुनकर उसे अपने कान जलते हुए महसूस हुए। तू थोड़ा ज्यादा पास आ गया है। उसकी आवाज अचानक से थोड़ी तेज हो गई। सॉरी, मैंने एकदम आराम से और कूल अंदाज में माफी मांगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस सवाल पर है। मुंह से तो मैंने सॉरी बोला, पर मेरी बॉडी उसके थोड़ा और पास खिसक गई। बाई निंगबिंग एक बार टोक चुकी थी, अब उसकी दोबारा टोकने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए उसने चुपचाप अपनी इस अजीब फीलिंग को मारने के लिए अपना दिमाग वापस क्वेश्चन सॉल्व करने में लगा दिया। मैंने देखा कि उसका उल्टा हाथ अभी भी सूजा हुआ था। मैं अपनी जगह से उठा और बगल वाले कबर्ड के पास रखी वो दवा उठा लाया जो मैं रास्ते से उसके लिए लाया था। थोड़ी देर वेट करने के बाद आखिरकार बाई निंगबिंग ने सारे सॉल्यूशंस पेज पर लिख दिए। इस बार मैंने जल्दबाजी में खुद कॉन्सेप्ट पकड़ने का नाटक नहीं किया। मैं खामोशी से बैठा रहा और बाई निंगबिंग को मुझे एक एक करके सारे स्टेप समझाने दिया। समझ आया? अगर दिमाग में नहीं घुसा तो मैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझाती हूँ। मैंने सर हिलाते हुए इनकार किया। जरूरत नहीं है, मैं समझ गया। बाई निंगबिंग ने हल्की सी खांसी की। तो फिर तेरा और कोई काम है यहाँ? इसका साफ और सीधा मतलब यही था। काम हो गया ना, अब तू बाहर क्यों नहीं निकल रहा? मैं उसकी इस बात का असली मतलब समझ गया और मन ही मन उस पर हंसने लगा कि अगर ये लड़की इतनी खूबसूरत नहीं होती तो इस औकात तोड़ने वाले नखरे और एटीट्यूड के चलते ये पूरी जिंदगी सिंगल ही मरती। मैंने मुंह खोलकर बोला, हाँ, एक और बड़ा जरूरी काम बचा है। जरूरी काम? बाई निंगबिंग के तो पल्ले नहीं पड़ा कि अब क्या भौकाल बचा है। उसने ये सोचा ही था कि मैंने उसकी तरफ झुकर तुरंत उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया। उस एक सेकंड के लिए बाई निंगबिंग के दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई थी और उसकी आवाज एकदम टाइट हो गई। ये क्या कर रहा है तू? मैंने उसके उस सूजे हुए लेफ्ट हैंड को अपनी तरफ खींचा और अपने राइट हाथ में पकड़ी दवा की बोतल को हिलाया। तेरे हाथ पर दवाई स्प्रे करने लगा हूँ, तूने अभी तक यूज नहीं की ना? ओह, तो ये बस दवाई लगा रहा था। बाई निंगबिंग ने थोड़ी राहत की सांस ली। मैं देख रहा था कि वो बिना बात के काफी ज्यादा डर और टेंस फील कर रही थी। मैं जानबूझकर थोड़ा और उसके करीब गया और मेरी मुस्कान बड़ी होती चली गई। तुझे क्या लगा मैं तेरे साथ अकेले में क्या करने वाला हूँ? मेरे चेहरे पर उस हैंडसम और फ्लर्टी मुस्कान को देकर बाई निंगबिंग की धड़कनें सीधा अपनी आखिरी लिमिट तक पहुंच गई। इसको अंदाजा भी नहीं है कि ये हंसते हुए कितना आफत लगता है। इस डर से कि कहीं मैं उसके जोर जोर से धड़कते दिल की आवाज न सुन लूं, बाई निंगबिंग ने अपने चेहरे पर तुरंत अपनी सड़ी हुई कोल्ड लुक वापस लाई और थोड़ा पीछे खिसक गई। मैं अपना हाथ खुद ठीक कर लूंगी। मैंने उसकी इस फालतू की जिद को भाव नहीं दिया। अगर तुझे खुद से लगाना आता तो आज पूरा दिन निकलने के बाद अब तक तू लगा चुकी होती। बाई निंगबिंग ने अपने उन बर्फीले और खतरनाक निगाहों से घूर कर मेरी तरफ देखा। आमतौर पर जब वो किसी की औकात नापने के लिए ऐसी लुक देती थी तो सामने वाले वैसे ही घुटने टेक देते थे, लेकिन आज उसका ये मैजिक फेल था क्योंकि उसे बस मेरा सर दिखाई दे रहा था। मैं अपना सर झुकाए उसकी उंगलियों पर दवा स्प्रे कर रहा था और फिर बहुत ही हल्के हल्के और पूरे प्यार से उसके सूजे हुए हिस्से की मालिश करने लगा। बाई निंगबिंग ये नया रूप देकर इतनी ज्यादा सदमे में थी कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। जब उसके दिमाग में एक वक्त पर 100 सवाल घूम रहे थे और दिल रोलर कोस्टर की तरह भाग रहा था, ठीक उसी लम्हे मैंने अचानक उसका हाथ छोड़ दिया। लो, हो गया। गुर्र गुर्र। सन्नाटे के बीच बाई निंगबिंग के पेट से अचानक बहुत अजीब से टाइम पर भूख के गुरगुराने की आवाज आई। वो वही जम गई और उसका चेहरा तुरंत कान तक शर्म से लाल हो गया। वो पूरी तरह से पानी पानी हो गई थी पर उसने अपना मुंह नहीं खोला। वो बस अपने इस बेकार और एम्बैरेसिंग मोमेंट को अपने फेक एटीट्यूड वाले ठंडे एक्सप्रेशन के पीछे छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मेरी छोटी सी हंसी छूट गई। तुझे भूख लगी है क्या? बाई निंगबिंग ने अपनी शक्ल और टाइट कर ली, जैसे उसे मेरी बात से कितनी इरिटेशन हो रही हो, और बड़ी शांति से अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं डाइट पर हूँ। ओह अच्छा, ठीक है, मैं चलता हूँ अपने रूम। मैं उठा और सीधा उसके कमरे से बाहर निकल गया। मैंने एक सेकंड मुड़कर उसे वापस देखा भी नहीं, जैसे मुझे वहां रुकने में जरा भी दिलचस्पी ना हो। मेरे जाने के बाद बाई निंगबिंग अपनी उसी लकड़ी जैसी एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ बैठी रही और चुपचाप अपनी खूबसूरत लंबी उंगलियों से अपना पेट दबा लिया। भूख से मेरी जान निकल रही है, पर अब मैंने इसके सामने डाइट की इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंक दी हैं तो चाहे मैं आज रात भूख से तड़प कर क्यों ना मर जाऊं, पर मैं लियू आंटी से रात का नाश्ता बनाने को जिंदगी में नहीं बोलूंगी। उधर दूसरी तरफ मैं बाई निंगबिंग के रूम से बाहर निकलकर सीधा अपर फ्लोर पर चला गया था। अपनी पिछली जिंदगी में इस बाई निंगबिंग को पटाने के लिए मैंने क्या क्या मसाले और पापड़ नहीं बेले थे। किसी का दिल जीतना है
तो उसके पेट को पहले टारगेट करो। मैंने इस रूल पर भी मास्टर डिग्री हासिल की थी। मेरे कुकिंग स्किल्स किसी होटल के मास्टर शेफ से कम नहीं थे। मैं एक नॉर्मल नूडल्स को भी ऐसी रॉयल डिश बना सकता था कि अमीरजादों की भी उसको अफोर्ड करने की औकात ना हो। किस्मत अच्छी थी कि फ्रिज में इंग्रेडिएंट्स की कोई कमी नहीं थी। मैंने बड़े आराम से और फुल जज्बात डालकर एक मस्त, मसालेदार और दिमाग हिला देने वाली नूडल्स तैयार की। ऊपर से फ्रेश हरी प्याज डाली। सिर्फ इस नूडल्स का सूप बेस बनाने के लिए मैं चूल्हे के सामने पूरा 1 घंटा खड़ा रहा था। भले ही देखने में वो काफी बेसिक लग रहा था, पर उसकी महक सीधा आत्मा में उतरकर किसी की भी भूख का भौकाल जगा सकती थी। जब बाई निंगबिंग ने अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी तो उसे ये खतरनाक महक पहले ही आ चुकी थी। उसकी आंखों में एक सडन हलचल हुई। उसके दिमाग में एक डाउट सा आया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसका वो डाउट सच्चाई में बदल गया। बाहर सच में मैं ही खड़ा था। मैं दरवाजे की चौखट पर खड़ा था। मेरे दोनों हाथों में एक जबरदस्त नूडल्स का बड़ा बाउल था। मैंने उसको देखकर बिल्कुल नेचुरल मुस्कुराया और बोला, खाएगी? मैंने कोई फालतू की एक्सप्लेनेशन नहीं दी, बस ये एक डायरेक्ट और सिंपल सवाल पूछा। पर यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि इस नखरेबाज महारानी ने अभी कुछ देर पहले ही डाइट का ड्रामा खेला था, तो अब वो अपनी औकात गिराकर हाँ कैसे बोल सकती थी। जैसे ही वो इनकार करने वाली थी, मैंने वो गर्म बाउल सीधा उसकी नाक के आगे लाकर टिका दिया। ये नूडल्स बनाने में मैंने अपनी मेहनत का पूरा 1 घंटा फूंक दिया है। मिस सू, बस थोड़ी सी रहम खा लो और इसे चख कर मेरी इज्जत बचा लो। मैंने अपना मूव एक ही झटके में चल दिया था। उसके पास नखरे दिखाने या भाव खाने का एक्सक्यूज मैंने पहले ही खत्म कर दिया था। बाई निंगबिंग को लगा कि अगर उसने अभी भी इनकार किया तो वो हद से ज्यादा एहसान फरामोश लगने लगेगी। उसने चुपचाप बिना आवाज किए उस बाउल को अपने हाथ में लिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है तू जानबूझकर मेरी डाइट खराब करने पे तुला है। पर जैसे ही वो मुड़ी, उसके होठों पर आई वो हंसी ने बता दिया कि वो अंदर से झूम रही थी। उसको अभी भी इतना नखरा दिखाता देखकर मुझे इरिटेशन भी हुई और हंसी भी आई। तो मैंने गेम और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसकी तारीफों के पुल बांधने शुरू किए। वैसे सच बताऊं तो तुझे किसी डाइट की जरूरत ही नहीं है। तेरा फिगर पहले ही इतना कातिलाना है, तू फालतू में डाइट क्यों कर रही है? अपनी लाइफ में पहली बार जिस लड़के पर दिल आया हो, उसके मुंह से अपने फिगर की तारीफ सुनकर बाई निंगबिंग के कान एकदम अलर्ट हो गए थे। पर उसने अपनी अकड़ मेंटेन करते हुए बोली, इसको परस्यूट ऑफ परफेक्शन कहते हैं, तू नहीं समझेगा। ये बोलकर उसने नूडल्स का एक स्पून मुंह में डाला। बाहर से देखने में ये नूडल्स काफी आम लग रहे थे, लेकिन इस डिश की पूरी आत्मा उस सफेद और गाढ़े सूप के अंदर छुपी थी। बाई निंगबिंग ने जैसे ही पहला स्पून ट्राई किया, उसकी आंखें अचानक से चमक उठी। हर एक लंबा नूडल उस गाढ़े मसालेदार ग्रेवी से पूरा कवर था। एक बाइट लेते ही उस गजब के टेस्ट का भौकाल उसके मुंह में फट पड़ा। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बाई निंगबिंग की लाइफ की सबसे बेस्ट नूडल्स थी। ये सच में तूने बनाया है? उसको अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। मैंने आराम से हाथ फैलाए। तो फिर किसका जादू है? बोल, टेस्ट में कैसा लगा? बाई निंगबिंग अब झूठ बोलकर इस डिश की बेइज्जती नहीं कर सकती थी। उसने अपना सर थोड़ा नीचे किया और की आवाज निकाली, और देखते ही देखते 2 से 3 मिनट के अंदर पूरा कटोरा चट कर दिया। सूप की एक बूंद तक नहीं छोड़ी। अब जब मेरा बनाया इतना मस्त खाना खा ही लिया था, तो अब उसके अंदर नखरे दिखाने की औकात कहाँ बची थी। बाई निंगबिंग ने थोड़ा साइडवेज मेरी तरफ देखा और बोली, थैंक्स। जब उसकी नजरें मेरी उस किलर मुस्कान पर पड़ी तो बाई निंगबिंग के दिल की धड़कन फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। उसके आगे पीछे घूमने वाले लड़कों की कमी नहीं थी, लेकिन इतनी छोटी छोटी चीजों का डीपली ध्यान रखने वाला मैं अकेला और सबसे पहला था। और ऊपर से मैंने कितनी परफेक्टली उसकी झूठी ईगो और नखरों की इज्जत भी बचाई थी। दोस्ती में थैंक्स की जरूरत नहीं, ये तो बस तेरे सवाल समझाने का एक छोटा सा रिटर्न फेवर था। ओह, तो ये सिर्फ एक रिटर्न फेवर था? एक ही सेकंड में बाई निंगबिंग का चेहरा उतर गया। मैंने उसके दिमाग के साथ खेलकर उसे पूरी तरह फिदा कर दिया था। उसके दिल में भौकाल मचा दिया था और फिर आराम से अपने कपड़े झाड़ते हुए वहां से बिल्कुल ऐसे निकल लिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन सुबह उठने के बाद बाई निंगबिंग ने जल्दी जल्दी अपना नाश्ता निपटाया और स्कूल के लिए निकलने लगी। उसका वही पुराना नखरे वाला रूटीन था। ड्राइवर मुझे ड्रॉप करेगा और वो खुद आराम से अपनी साइकिल पर आएगी। मैंने उसे पीछे से आवाज लगाई, रुक जरा, क्या हुआ? उसने पलटकर काफी अलर्ट वाली नजर से मुझे देखा। मैंने अपनी आग लगाने वाली स्माइल दी। बाई निंगबिंग, तेरी साइकिल के पीछे एक सीट है जहाँ कोई बैठ सकता है, तो क्या आज मैं तुझे साइकिल पर बैठाकर स्कूल ले चलूं? मेरी इतनी सॉफ्ट आवाज और ये बैड एस स्माइल सीधा बाई निंगबिंग के दिल को चीर गई। वो अंदर ही अंदर मान चुकी थी कि इस हैंडसम चेहरे के सामने उसके मुंह से इनकार निकलना नामुमकिन था, तो उसने मजबूरी में हाँ बोल दिया। जब मैं साइकिल चला रहा था और वो मेरे पीछे बैठकर स्कूल जा रही थी, बाई निंगबिंग का दिमाग समझ नहीं पा रहा था। मैंने तो कसम खाई थी कि इससे दूर रहूंगी, तो फिर हम लगातार इतने करीब कैसे आते जा रहे हैं? पूरे रास्ते फुल स्पीड में साइकिल भगाने के बाद हम आखिरकार क्लास की बेल बजने से ठीक पहले क्लासरूम में पहुंच ही गए और क्लास टीचर से कूट खाने की बेइज्जती से बच गए। ब्रेक के टाइम जब मैं वॉशरूम गया हुआ था
बाई निंगबिंग अपनी डेस्क पर सर रखकर सो रही थी। तभी उसे कुछ लौंडों की आवाजें सुनाई दी जो मेरे पीठ पीछे बकवास कर रहे थे। कुछ लड़कों का झुंड आपस में जल भुन रहा था और उनकी चुगली इस बात पर चल रही थी कि मैं आजकल उसके इतना करीब कैसे हो गया हूँ। ये बकवास सुनते ही बाई निंगबिंग अचानक अपनी सीट से खड़ी हो गई और सीधा उन लौंडों के पास पहुंच गई। बाई निंगबिंग पूरे ग्रेड की नंबर 1 टॉपर थी। ऊपर से इतनी खूबसूरत और अमीर बाप की औलाद थी। स्कूल के आधे से ज्यादा लड़के उस पर लट्टू थे और उसके आगे पीछे घूमते थे। जैसे ही उन छपरी लड़कों ने उसे अपनी तरफ आते देखा तो मेरी बेइज्जती करने वालों की बोलती एकदम बंद हो गई। वो थोड़े डरे हुए पर बड़ी उम्मीद से उसकी तरफ घूरने लगे। बाई निंगबिंग, तो तुझे कुछ काम था क्या? उनमें से एक कचरपट्टी लड़के ने शर्म से लाल होते हुए हिम्मत करके उससे पूछा। बाई निंगबिंग ने अपनी खूबसूरत उंगलियां मोड़ी और उनकी डेस्क पर जोर से खटखटाया। उसकी आवाज में खून जमा देने वाली ठंड थी। मैं किसके पास रहती हूँ और किससे दूर, इससे तुम्हारी औकात का क्या लेना देना? उन गवारों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो खास तौर पर मेरी साइड लेने के लिए वहां आई थी। एक ही सेकंड में उन सबके चेहरे शर्म और बेइज्जती से लाल हो गए। बाई निंगबिंग, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। भार में गया तुम्हारा मतलब। बाई निंगबिंग ने आग बबूला होकर उनकी बात बीच में ही काट दी। अगर इस मुंह का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकते तो जाकर डोनेट कर दो इसे। और सुन लो कान खोल के, आज के बाद दोबारा इस सड़े हुए मुंह से मेरे पीठ पीछे फांग युआन की कोई बकवास सुनाई नहीं देनी चाहिए। अपनी औकात तोड़ने वाली बातें बोलने के ठीक बाद बाई निंगबिंग ने मुझे क्लासरूम के दरवाजे पर देखा। मैं अंदर आ चुका था। बाई निंगबिंग को अचानक ऐसी खतरनाक फीलिंग आई जैसे मैंने उसका दिमाग और दिल पूरी तरह पढ़ लिया हो। उसने ऑकवर्ड होकर हल्की सी खांसी की और लंबे कदम उठाते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगी। जब वो मेरे पास से गुजरी, उसने अपना खूबसूरत चेहरा एकदम नखरे में रखते हुए कहा, साइड हट, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। मैं थोड़ा साइड हट गया ताकि वो निकल सके। बाई निंगबिंग ने जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ाए, मेरी आवाज पीछे से आई, थैंक यू बाई निंगबिंग। ये सुनकर बाई निंगबिंग की चलने की स्पीड और तेज हो गई क्योंकि बाई निंगबिंग ने मेरा स्टैंड लिया था। मेरा मूड इतना मस्त था कि वो बोरिंग मैथ की बुक भी मुझे आज बड़ी खूबसूरत लग रही थी। सू वानरो ने देखा कि मेरे होठों पर लगातार एक स्माइल है तो वो पीछे घूमकर मुझसे बोली, फांग युआन, क्या तू आज रात को फ्री है? मुझे समझ नहीं आया कि सू वानरो इतनी लफंगी तरह से क्यों हंस रही थी, पर जितना मैं सू वानरो को जानता था उतना पता था कि ये दिमाग में जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पका रही है। क्या काम है? मैंने पूछा। आज फ्राइडे है और कल छुट्टी है। अगर कोई लफड़ा नहीं हुआ तो हाँ, आज रात में फ्री हूँ। सू वानरो मेरे पास आई और मेरे कान में धीमी आवाज में बोली, वो क्या है ना, बिंग दीदी की आज रात किसी के साथ कार रेसिंग है। अगर टाइम है तो तुझे वहां का भौकाल दिखाती हूँ, चलेगा? कार रेसिंग? मेरा माथा ठनक गया। पिछली जिंदगी में बाई निंगबिंग इसी रेस के दौरान बुरी तरह इंजर्ड हुई थी। उसे ठीक होने और चीजों को ढंग से पकड़ने में पूरे 6 महीने लग गए थे और इस चोट की वजह से वो अपना सबसे पसंदीदा गेम फिर कभी नहीं खेल पाई। बाई निंगबिंग पढ़ाई में टॉपर थी। उसे अपनी पढ़ाई और एंटरटेनमेंट के टाइम को बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता था। मुझे नहीं लगता था कि उसका गेम खेलना कोई गलत बात थी। उसका गेम में इंटरेस्ट सिर्फ कोई टाइम पास नशा नहीं था। ई स्पोर्ट्स खेलने के अलावा उसके पास गेम को लेकर दिमाग में बहुत सारे नए और मस्त आइडियाज थे। मैं उसे पटाने के चक्कर में इतना बिजी था कि मैं इस भयानक हादसे के बारे में भूल ही गया था। नहीं, मुझे किसी भी हाल में बाई निंगबिंग को रोकना पड़ेगा। सू वानरो ने तो सोचा था कि वो मुझे अपने साथ ले जाएगी ताकि मैं बाई निंगबिंग का बैडएस रेसिंग स्टाइल देखकर इंप्रेस हो जाऊं, पर मेरी टेंशन वाली शक्ल देखकर उसे अचानक अपने इस आइडिया पर पछतावा होने लगा। तू सोच कि मैंने तुझे कुछ बताया ही नहीं। तभी मैंने अपना सर उठाया और एकदम सीरियस होकर बोला, मैं चलूंगा। सू वानरो को दिमाग में डेंजर की घंटी बजी। उसे लगा कि वो पंगा करवाने वाली है। छोड़ो मुझे क्या, उसने सोचा, बाई निंगबिंग को खुद ही अपना दर्द सर संभालने दो। मेरे दिमाग में बस यही मैटर घूम रहा था। पिछली लाइफ में मैं लाइव कार रेस के इवेंट पर नहीं गया था। जब बाई निंगबिंग का एक्सीडेंट हो गया तब जाकर मुझे न्यूज मिली थी। मेरे दिल के अंदर एक अजीब सी घबराहट और डर बैठ गया था। जब बाई निंगबिंग बाहर से वापस आई तो उसने मेरी टेंशन और गुस्से वाली शक्ल देखी। उसे लगा कि शायद क्लास के लौंडों की बकवास सुनकर मेरा मूड खराब हो गया है। उसने मुझे पानी की एक बोतल पकड़ाई और बोली, उनकी बातों को दिल पर मत ले, वो ऐसे ही बकवास करते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए पानी की बोतल ली और पूछा, तू तो वॉशरूम गई थी ना, फिर ये पानी कहाँ से आया? वो मुश्किल से कुछ ही मिनट के लिए बाहर गई थी। बाई निंगबिंग ने अजीब सा मुंह बनाते हुए अपनी नजरें घुमा ली और बोली, दे दिया तो पी ले चुपचाप, इतने सवाल क्यों कर रहा है? ओह ठीक है, थैंक यू। मैंने बड़ी शराफत से हाँ में सर हिलाया। जब मैंने देखा कि उसके कान शर्म से खून की तरह लाल हो गए हैं तो मेरे होठों पर आई वो हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये अभी भी इतनी पॉसेसिव और नखरे वाली है। बाई निंगबिंग ऐसी लड़की थी जो सिर्फ प्यार से मानती थी, अकड़ दिखाने से नहीं। मुझे इतनी शराफत से बात मानते देकर उसे खुद पर बुरा फील होने लगा कि उसने मुझसे इतनी तेज टोन में बात की। वो समझाना चाहती थी पर जब उसने सर घुमाया
तो जो शब्द उसके मुंह तक आए थे वो सब भूल गई। उस वक्त तक मैं बोतल का ढक्कन खोलकर सर पीछे किए पानी पी रहा था। क्या तू आज किसी के साथ रेसिंग करने जा रही है? बाई निंगबिंग ने थोड़ा साइड एंगल से अपनी ठंडी बर्फीली नजरों से मुझे देखा। उसकी आवाज में इरिटेशन साफ झलक रही थी। क्या ये सू वांड्रो ने तुझे बताया? क्या तुझे भी वहां जाना है? मैंने ना में अपना सर हिलाया और पूछा, क्या तू वहां जाने का प्लान कैंसिल नहीं कर सकती? बाई निंगबिंग ने हैरानी से मुझे घूरा। तू क्यों चाहता है कि मैं वहां ना जाऊं? मैं उसे ये थोड़ी बोल सकता था कि वहां जाने से उसे चोट लग जाएगी। उसके लिए तो ये किसी गाली या बद्दुआ जैसी बात होती। थोड़ी देर वहां शांति रही, जिसके बाद बाई निंगबिंग ने ही चुप्पी तोड़ी। एक काम करते हैं, तू भी मेरे साथ ही चल पड़। मेरे दिमाग में उसे रोकने का कोई सॉलिड बहाना नहीं आ रहा था, तो मजबूरी में मैंने अभी के लिए हाँ बोल दी, ये सोचकर कि जैसा टाइम आएगा वैसा एक्शन लूंगा। स्कूल छूटने के बाद मैं बाई निंगबिंग और सू वानरो के साथ वहां से निकल पड़ा। स्कूल के गेट से निकलते ही हमने सीधा रेस के ग्राउंड के लिए एक कैब पकड़ ली। रेस की जगह यूएमिंग माउंटेन पर थी। वहां पहाड़ के चारों तरफ एकदम भयानक और घुमावदार सड़ी हुई रोड थी। यहाँ पर रेस करना बिना किसी शक के सीधा मौत के मुंह में गाड़ी डालने जैसा खतरनाक था। पहाड़ के आधे रास्ते पहुंचते ही हमने देखा कि रोड के किनारे अजीबो गरीब कपड़े पहने हुए लड़कियों का एक झुंड खड़ा था। उन लड़कियों के हाथ में चीयर करने वाली हवा भरी हुई स्टिक्स थीं। उन लड़कियों के ठीक सामने कुछ स्पोर्ट्स कार्स खड़ी थीं। एक कार के हुड पर एक आदमी टेक लगाए खड़ा था, जिसके दोनों बाजुओं पर टैटू छपे हुए थे। देखने में वो ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा था, शायद 20-22 साल का होगा। ये कोई ऑफिशियल आर्म रेस नहीं थी, तो जाहिर सी बात है कि वहां यूज होने वाली कार्स भी लीगल रेसिंग कार्स नहीं थी। गु किंगहान और मू वानिंग वहां पहले से ही हमारा इंतजार कर रही थी। बाई निंगबिंग को गाड़ी से उतरते देख उन्होंने हाथ हिलाया और पुकारा, बिंग दीदी। कार के हुड पर टिके उस टैटू वाले लौंडे ने एक एकदम घटिया और चिड़न भरी हंसी दिखाई। मिनियांग क्लब के कचरे। जैसे ही मैंने उस लुखे को देखा, मेरे अंदर की घबराहट अपनी आखिरी लिमिट पर पहुंच गई और मुझे अचानक से समझ आ गया कि मैं बाई निंगबिंग को इस रेस से क्यों नहीं रोक सकता, क्योंकि यही वो कमीना था जिसने रेसिंग के दौरान मिनियांग क्लब के कई सारे प्लेयर्स का एक्सीडेंट करवाया था, जिसकी वजह से उनका करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, मू वानिंग भी उसके खिलाफ रेस करते वक्त बुरी तरह इंजर्ड हुई थी। बस फर्क इतना था कि मू वानिंग का एक्सीडेंट मेरे और बाई निंगबिंग के मिलने से पहले हुआ था। आज बाई निंगबिंग यहाँ इन सब चीजों का भयानक बदला लेने आई थी। मैंने एक लंबी सांस खींची और बाई निंगबिंग के पीछे पीछे कार से उतरा। जैसे ही सब लोगों ने बाई निंगबिंग को गाड़ी का दरवाजा खोलते देखा, कार पर टिका वो आदमी फिर से ताने मारने लगा। ओहो, आइए आइए, ये तो हमारी बाई खानदान की बड़ी मैडम है ना। आपका भौकाल तो सच में कमाल का है। आपने हमें यहाँ कब से इंतजार करवा रखा है? अगर तुझे पता है कि मेरा भौकाल कितना बड़ा है तो थोड़ा टाइम मेरे लिए वेट करना। कौन सी बड़ी बात हो गई तेरे लिए? बाई निंगबिंग की काली आंखें इस वक्त बर्फ की तरह ठंडी और दूर की थीं। या फिर लगता है तुझे मौत के पास जाने की बड़ी जल्दी है? कि जीव अंदर ही अंदर बुरी तरह जल भुन रहा था, पर उसकी औकात नहीं थी कि वो सबके सामने बाई निंगबिंग से डायरेक्ट पंगा ले। आखिर वो एक असली अमीरजादी थी। उसने अपने चेहरे पर एक फेक हंसी चिपकाई, अपने दोनों हाथ हवा में फैलाए और बोला, बाई मैडम, कैसी बातें कर रही हैं आप यहाँ आई हैं और मुझ किज्जू के साथ रेस करने को तैयार हैं। इससे बड़ी खुशकिस्मती मेरे लिए और क्या होगी? फालतू की बकवास बंद कर। इस रेस में अगर तू हारा तो तू हमेशा के लिए इस रेसिंग की दुनिया से बाहर निकल जाएगा। किज्जू को उसकी बेइज्जती से घंटा फट नहीं पड़ा। उसने हाथ खोले और हंसते हुए बोला, असली मर्द अपनी जुबान से नहीं पलटते। जब वो पलटा तो उसने मेरी तरफ एक बहुत ही घटिया और तीखी नजर डाली, जिसके बदले में मैंने उसको अपनी एकदम परफेक्ट स्माइल चिपका दी। इस कमीने का तो मुंह तोड़ने का मन कर रहा है मेरा, बस पता नहीं कि इसमें कूट खाने की औकात है या नहीं। बाई निंगबिंग ने सर घुमाया तो उसने एग्जैक्टली मुझे हंसते हुए देख लिया। उसकी भौहें गुस्से में बन गईं। तू ये किसी नल्ले आशिक की तरह हर किसी को इतनी मस्त हंसी क्यों दिखाने लगता है? ये किज्जू का दिमाग बहुत खतरनाक है, ध्यान रखना कहीं ये तेरे साथ कोई गेम ना खेल जाए। उसकी टोन काफी गुस्से वाली थी, पर उसमें छिपी हुई मेरे लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। मैंने आंखें छोटी करके उसे एक प्यारी सी स्माइल दी। जब तू मेरे साथ है तो किसी बाप की हिम्मत जो मुझे कुछ बोल दे। बाई निंगबिंग मेरी आंखों में अपने लिए इतना भरोसा देकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गई। फिर उसने हल्के से खांसी की और एटीट्यूड में आकर बोली, बात तो तेरी सही है, मैं बाई निंगबिंग जिसके ऊपर अपना हाथ रख दूं किसी कुत्ते की औकात नहीं कि उसे छू भी सके, वरना उसकी जान ले लूंगी मैं। वैसे भी तू हमारे खानदान का मेहमान है। आखिरी बात उसने पूरे नखरे और ईगो के साथ बोली और उसके बाद आग बबूला होकर किज्जू की तरफ बढ़ गई। मैं और सू वानरो भी जल्दी से उसके पीछे गए। किज्जू की घटिया नजरें मेरे ऊपर से नीचे तक घूम रही थीं। बिना किसी इनाम या शर्त के रेस करना एकदम बोरिंग लगता है। बाई निंगबिंग बहुत अच्छे से जानती थी कि उस कमीने के दिमाग में क्या गेम चल रहा है। बकवास कंपेल कुत्ते, शर्त क्यों नहीं है? शर्त यह है कि अगर तू हारा तो तू इस रेसिंग सर्कल से हमेशा के लिए निकलेगा, और अगर मैं हारी
तो मैं मिनियांग क्लब तुझे दे दूंगी। भाई मैडम इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? मैं तो बस ये कह रहा था कि ये शर्त थोड़ी फीकी लग रही है। एक काम करते हैं। उसने एक बार फिर से घूमकर मेरी तरफ देखा। बाई निंगबिंग का चेहरा एकदम पत्थर जैसा हो गया था। तुझे रेस करनी है या नहीं? अगर टाइम पास करना है तो मैं निकलूं यहाँ से। मुझे लगा बाई निंगबिंग को रेस से रोकने का इससे बढ़िया चांस मुझे नहीं मिलने वाला। मैं बाई निंगबिंग के पीछे से निकलकर आगे आया और बोला, एक काम क्या करते हैं? किज्जू गाड़ी के हुड से सीधा खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाले। एक काम करते हैं, इसमें एक और शर्त जोड़ते हैं। ये बाई मैडम का छोटा बॉयफ्रेंड है ना? आज की इस रेस में हम एक डील करते हैं। अगर मैं हार गया तो मैं सिर्फ रेस सर्कल से बाहर नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं फेयांग क्लब को मिस्सू के नाम कर दूंगा और उन सारे प्लेयर्स जिनके पैर टूटे थे उनके सामने सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा। उन सारे बेचारे प्लेयर्स के पैर तोड़ने का मास्टरमाइंड ये किज्जू ही था। बाई निंगबिंग ने अपने गुस्से वाले चेहरे के साथ कहा, हाँ, तेरी औकात कैसे हुई ये सब सोचने की? तेरे उस कचरे जैसे फेयांग क्लब में मुझे रत्ती भर का इंटरेस्ट नहीं है। अब बता, रेस होगी या नहीं? बाई निंगबिंग के मुंह से ये आखिरी शब्द निकलने से पहले ही मैंने बीच में उसकी बात काट दी। तो तेरी शर्त ये है कि मैं दांव पर लगूं? मैंने दोनों हाथ अपने सीने पर बांधे और उसकी औकात दिखाने वाली स्माइल के साथ उसको घूरा। किज्जू ने अपने होंठ दबाए। उसके चेहरे पर एक कमीनी सी मुस्कान थी। बिल्कुल सही पकड़े, ये तू क्या कर रहा है? बाई निंगबिंग ने मेरा हाथ खींचा और गुस्से से चिल्लाई। मैंने अपना ध्यान किज्जू पर ही रखा। जब मैं शर्त की कंडीशन हूँ तो अपने डिसीजन लेने का हक मेरा होगा ना? ओहो, तो तू क्या डिसीजन लेना चाहता है? किज्जू की आंखों में और इंटरेस्ट जग गया। बाई निंगबिंग को पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि मैं क्या गेम खेल रहा था। उसने सोचा कि वो मुझे सीधा यहाँ से वापस ले जाएगी और किज्जू को किसी और दिन औकात दिखाएगी। जैसे ही ये प्लान उसके दिमाग में आया, मेरी आवाज वहां गूंजी, तेरे साथ रेस मैं करूंगा और अगर तू हारा तो तू वही करेगा जो तूने अभी अभी कहा था। तू माफी मांगेगा और वो फेयांग क्लब तू बाई निंगबिंग के नाम करेगा। और अगर तू हार गया तो? किज्जू की वो बुरी हंसी और फैल गई। मैंने आराम से अपने दोनों हाथ खोले। तो तुझे जो चाहिए तू वो रख लेना। रेस की स्किल्स के हिसाब से मेरी क्या औकात थी कि मैं इस किज्जू जैसे चिरकुट से हार जाऊं? पिछली जिंदगी में मैंने इस भिखमंगे को ऐसी गंदी तरह कितनी बार हराया था मुझे गिनती भी याद नहीं। और बैकग्राउंड और पावर के मामले में भी हमारा मुकाबला मजाक था। बहुत बढ़िया, आज तेरे साथ ट्रैक पर मैं उतरूंगा। बाई निंगबिंग, सू वानरो और सब लोग मेरा ये भौकाल देकर पूरी तरह से शौक में घूर रहे थे। मेरी बातें सुनकर बाई निंगबिंग के सर से गुस्से के कारण धुआं निकलने लगा था। उसने एक झटके में मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने आगे खींचा। तेरे दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है क्या? ये कैसी फालतू शर्त लगा रहा है? तेरा इस सब लफड़े से लेना देना क्या है? और ऊपर से तू बोल रहा है कि उसे जो चाहिए तू देगा। तेरा दिमाग सड़क पर छोड़ाया है क्या? तुझे अंदाजा भी है वो कुत्ता क्या मांग सकता है जो तूने ऐसे ही अपना मुंह खोल के ठेका ले लिया? वो गुस्से में थी, असली वाला गुस्सा जिसमें जान ले। मैंने घबराकर फौरन बताया, अरे रिलैक्स, चिल कर, मेरी ड्राइविंग एकदम टॉप लेवल की है। मेरे भाई ने मुझे एक एक मूव सिखाया हुआ है। बाई निंगबिंग को लगा कि मैं अभी नया ड्राइविंग सीखकर फालतू का चौंडा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने अपनी आग जैसी इरिटेशन को दबाने की कोशिश की और भारी आवाज में बोली, इस लफड़े से तेरा कोई लेना देना नहीं है फांग युआन। बेहतर यही होगा कि तू बीच में टांग मत अड़ा। ये किज्यू बहुत ही कमीना किस्म का इंसान है। मैं किसी हाल में नहीं चाहती कि तुझे रेस के दौरान खरोंच भी आए। सबके सामने इतनी बेइज्जती के साथ कमीना का टैग सुनकर किज्यू का चेहरा एकदम उतर गया था और उसकी बोलती बंद हो गई। भाई वो था कमीना, पर उसके मुंह पर सीधा बोल देना थोड़ा ज्यादा औकात दिखाना हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानती थी कि ये चूहा उसके सामने कुछ उखाड़ नहीं सकता और ना ही पीठ पीछे उससे भिड़ने का दम रखता है। बाई मैडम, आप ऐसी बातें बोलकर मुझे बुरी तरह से बदनाम कर रही हैं। आपके यहाँ होते हुए मेरी क्या हिम्मत कि मैं आपके छोटे से बॉयफ्रेंड को कुछ बोलूं या करूं? अपना मुंह बंद रख। बाई निंगबिंग बुरी तरह चिल्लाई। जितना ज्यादा बाई निंगबिंग के दिमाग की नस फट रही थी, मैं उतना ही अंदर खुश होकर पार्टी कर रहा था, क्योंकि उसका गुस्सा दिखा रहा था कि उसे मेरी फिक्र कितनी ज्यादा है। मैंने उसके गुस्से को ठंडा करने के लिए आराम से उसके हाथ पर थपथपाया। तो फिर तू एक काम कर सकती है, तू इस कमीने के साथ रेस मत कर। बाई निंगबिंग एक सेकंड के लिए वही फ्रीज हो गई, फिर बोली, नहीं, ये किज्यू बिल्कुल किसी चिपकू बीमारी जैसा था जिसको हटाना मुश्किल था। पर उसकी एक औकात वाली बात थी कि वो अपनी लगाई शर्तों और प्रॉमिस का पक्का था। अगर वो एक बार हार गया तो वो दोबारा मुड़कर मिनियांग क्लब के प्लेयर्स को तंग करने की हिम्मत नहीं करेगा। बाई निंगबिंग की खामोशी में साफ दिख रहा था कि वो एग्जैक्टली यही सोच रही है। मेरे होठों पर एक कमीनी सी स्माइल आ गई। टेंशन फ्री रहे बाई निंगबिंग। बाई निंगबिंग का दिमाग चकरा गया था कि आखिर चल क्या रहा है। तेरा इस लफड़े से क्या लेना देना है? तू क्यों उसके साथ रेस करने पर तुला हुआ है? क्योंकि अगर मैं उसके साथ रेस नहीं करूंगा तो तू करेगी। मैंने मुस्कुराते हुए अपने बगल वाली कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया और पीछे बाई निंगबिंग के दिल पर सीधा वार करने वाली एक बात छोड़ दी। मैं नहीं चाहता कि तुझे चोट लगे। असलियत ये थी कि मेरी ड्राइविंग स्किल्स इस वक्त की बाई निंगबिंग से कहीं ज्यादा खतरनाक और एडवांस थी। किसी भी इमरजेंसी या लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में मैं बाई निंगबिंग से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से
मैटर हैंडल कर सकता था। मैं नहीं चाहता कि तुझे चोट लगे। ये लाइन हवा के साथ बहकर सीधा बाई निंगबिंग के दिल में उतर गई। वो और बाकी सब हैरानी से मुझे घूर रहे थे, जो अभी अभी गाड़ी में बैठा था। बाई निंगबिंग ने अपनी पूरी जिंदगी में, शायद इसलिए क्योंकि वो बचपन से ही हर चीज बहुत परफेक्ट और कंट्रोल में करती आई थी, चाहे उसके माँ बाप हों या उसके दोस्त। इस रेस में भले ही सबको पता था कि ये किजियो कितना बड़ा कमीना और धोखेबाज है, फिर भी किसी ने उसकी सेफ्टी की टेंशन नहीं ली थी, क्योंकि सबको उसकी औकात और काबिलियत पर हद से ज्यादा भरोसा था। पर अचानक एक लड़का सामने आकर एकदम सीरियस होकर उससे बोलता है कि वो नहीं चाहता कि उसे चोट लगे। ये सिर्फ हवा में मारी हुई फालतू बातें नहीं थी, ये उन दोगले लोगों की झूठी फिक्र से बिल्कुल अलग था। मैंने अपने एक्शन से सीधा प्रूफ दे दिया था कि मैं वाकई में नहीं चाहता था कि उसे एक खरोच भी आए। उसके दिल की धड़कन, जो हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल रहती थी, वो अचानक से एकदम शांत हो गई। उसकी आंखें बिना पलकें झपकाए बस मुझे ही घूर रही थी। अचानक बाई निंगबिंग ने अपने दिमाग में एक डिसीजन लिया। उसने कार का दरवाजा खींचा और बिना एक सेकंड सोचे को पायलट सीट पर आकर बैठ गई। उसने अपनी सीट बेल्ट बांधी। मैं थोड़ा शॉक हुआ उसे देखकर, पर फिर मेरी हंसी छूट गई। जैसी तेरी मर्जी। मेरी उस मुस्कान में एक अजीब सा प्यार और थोड़ी मजबूरी थी। बाई निंगबिंग को लगा कि शायद उसने मुझे गलत समझ लिया था। उसका खूबसूरत चेहरा शर्म से लाल हो गया। अपनी इस अजीब सी घबराहट और शर्म को छुपाने के लिए बाई निंगबिंग ने पलटकर इस सारे लफड़े की जड़ उस किजियो पर पूरी ताकत से चिल्लाया, तुझे रेस करनी है या नहीं? जल्दी आकर गाड़ी में बैठ। किजियो को यह बात बिल्कुल हजम नहीं हुई कि बाई निंगबिंग ने इतने सारे लोगों के सामने उसकी इस तरह से औकात दिखा दी। उसने एक बहुत ही घटिया और ठंडी हंसी दी। आ रहा हूं। रेस को फेयर रखने के लिए मेरी और किजियो की कार एकदम सेम मॉडल की थी। दोनों की दोनों कन्वर्टिबल स्पोर्ट्स कार्स थी। जैसे ही वो नीला झंडा हवा से जमीन पर गिरा, मेरी गाड़ी किसी छूटे हुए तीर की तरह सूश आवाज के साथ आगे निकल गई। मेरा रिएक्शन स्पीड उस लुखे किजियो से कहीं ज्यादा खतरनाक था। ट्रैक के साइड में खड़ी सू वानरॉ फटी की फटी आंखों से उस लाल स्पोर्ट्स कार को आगे भागते हुए देख रही थी। मू वानिंग और गू किंगहान के भी होश उड़े हुए थे। जब उन्होंने मुझे बाई निंगबिंग की जगह रेस करते देखा तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोला था, पर अंदर ही अंदर वो मान चुकी थी कि ये मैच मैं पक्का हारने वाला हूँ। पर किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं किजियो से 1% भी पीछे नहीं था। ये तो वही बात हो गई कि नया खिलाड़ी मौत से नहीं डरता। पर इस वक्त सबसे ज्यादा सदमे में अगर कोई था तो वो मेरी बगल वाली सीट पर बैठी बाई निंगबिंग थी। जब वो अपने उस शौक से बाहर आई तो उसने एकदम ब्लैंक और हैरान शक्ल बनाकर मेरी तरफ देखा। उसने देखा कि मेरा एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर था और दूसरा हाथ गियर शिफ्टर पर कस का टिका था। मेरा चेहरा एकदम शांत था, पर मेरी बॉडी की मूवमेंट और रिएक्शन एकदम बिजली जैसी तेज थी। गाड़ी इतनी भयानक स्पीड पर उड़ रही थी, लेकिन मेरे चेहरे पर डर का एक छोटा सा निशान भी नहीं था। वो हार जीत उतनी मैटर नहीं करती जब तक मैं यहाँ हूँ। किजियो की औकात नहीं कि वो तेरा कुछ उखाड़ सके। तू गाड़ी थोड़ी धीमी चला ले। इस वक्त बाई निंगबिंग एकदम किसी गांव वाले की तरह बिहेव कर रही थी जो पहली बार किसी स्पोर्ट्स कार में बैठा हो। उसे लग रहा था कि ये सब उसके दिमाग और औकात के बाहर की चीज हो रही थी। ये सब देखकर वो खुद को बहुत इग्नोरेंट महसूस कर रही थी। कोई तो बताओ उसे, ये आम सा दिखने वाला शांत और पढ़ाकू लड़का ड्राइविंग सीट पर आकर इतना भौकाली और बड़ास कैसे बन गया? गाड़ी की स्पीड से आती हवा इतनी तेज थी कि लग रहा था चेहरे की खाल ही उड़ जाएगी। किजियो पूरी कोशिश के बाद भी मुझे ओवरटेक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं पूरी तरह से उसके आगे रास्ता ब्लॉक करके बैठा था। और स्पीड के मामले में भी मैं उससे बाप लेवल आगे था। अपने आगे उड़ती हुई मेरी गाड़ी को देखकर किजियो का चेहरा गुस्से और बेइज्जती से काला पड़ चुका था। धोखा हो गया। ये दोनों जरूर मिलकर मेरे साथ ड्रामा कर रहे थे और मुझे फंसाया है। इतनी खतरनाक ड्राइविंग स्किल्स होने के बावजूद मैं ऐसी मासूम शक्ल बनाकर घूम रहा था। गुस्से में आकर उसने पूरी ताकत से स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा और जोर जोर से कार का हॉर्न बजाने लगा। मैंने रियर व्यू मिरर से किजियो की कार को बिल्कुल अपनी गाड़ी की दुम से चिपका हुआ देखा। मैं समझ गया था कि वो इस वक्त गुस्से में आग बबूला हो रहा होगा। मेरे होठों पर एक अमीनी और बैडस मुस्कान आ गई। जिस चीज का मुझे 100% कॉन्फिडेंस ना हो, उस चीज के लिए मैं भला बाई निंगबिंग की जगह रेस क्यों करता? मेरा असली मकसद यही था कि बाई निंगबिंग ठीक रहे, ये नहीं कि मैं उसके साथ बैठकर खुद भी किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाऊं। मेरी वो बैडस मुस्कान जब बाई निंगबिंग की नजरों में पड़ी, सच में बहुत कातिल थी। बाई निंगबिंग के दिल की धड़कन इस भयानक कार की स्पीड की वजह से तेज नहीं थी, बल्कि मेरी इस खतरनाक और बैडस स्माइल की वजह से उसके दिल में हजारों तितलियां उड़ने लगी थी। उसने बिना सोचे अपना हाथ अपने सीने पर रख लिया। तू थोड़ा ध्यान से चला, किजियो पीछे से कोई कमीनापन कर सकता है। उसकी आवाज डर के मारे थोड़ी दबी हुई थी और बोलते वक्त उसकी जुबान थोड़ी अटक रही थी। मैं जानता था कि वो मेरी फिक्र कर रही थी। मैंने आगे से नजर हटाकर 1 सेकंड के लिए उसे देखा और एक बहुत प्यारी स्माइल दी। टेंशन ना ले। बाहर इस खतरनाक मौत की रेस के कंपैरिजन में मेरी ऐसी कूल और रिलैक्स स्माइल बहुत ही स्पेशल और सुकून देने वाली लग रही थी। बाई निंगबिंग का दिल एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल होकर पागलों की तरह धड़कने लगा। उसने अचानक झटके से अपना सर दूसरी तरफ घुमा लिया
और बाहर विंडो से देखने लगी ताकि बाहर की ठंडी हवा उसके गर्म चेहरे पर लगे। पर वो अपने मन में सोच रही थी, कसम से ये लड़का तो पूरी तरह फिदा कर देगा। किजियो कब से मेरी गाड़ी को पकड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था। बड़ी मुश्किल से वो मेरी गाड़ी के एकदम चिपक कर आया था, पर मैं उसे ओवरटेक करने का एक छोटा सा चांस भी नहीं दे रहा था। जब किजियो को उस रेस की शर्त याद आई तो उसकी शक्ल मौत जैसी हो गई। जब तुमने मेरे साथ ये गेम खेलने की हिम्मत की है तो अब मुझे मत दोष देना अगर मैं अपनी औकात पर आ गया। ये पूरा रूट उसके बाप के घर जैसा था। उसे एक एक रास्ता पता था। थोड़ा आगे एक बहुत ही भयानक और शार्प टर्न आने वाला था। उसकी आंखों में एक जानलेवा और कमीना इरादा चमकने लगा। सामने शार्प टर्न का बोर्ड लगा हुआ था। मेरी चील जैसी नजरों ने उसे बहुत पहले ही देख लिया था, और जब मैंने नोटिस किया कि पीछे की कार तेजी से फासला कम कर रही है तो मेरे होठों पर एक भौकाली हंसी आ गई। बाई निंगबिंग ने भी पीछे से छिपा कर आती किजू की कार देखी और चिल्लाकर बोली, फांग युआन, टर्न आने वाला है, ध्यान से। किजू को लगा था कि लोग टर्न पर आकर अपनी गाड़ी की स्पीड कम करते ही हैं, और इसी टेक्निक का फायदा उठाकर वो सीधा आगे आकर मेरी कार के पीछे बुरी तरह टक्कर मार देता। उसने तुरंत अपनी कार का एक्सेलरेटर और दबा दिया। आखिरकार किजू के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ गई कि उसका प्लान सक्सेस हो गया। उसने सीधा पूरी स्पीड से मेरी कार के पिछले हिस्से पर टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन अचानक सामने वाली कार ने एकदम खतरनाक और परफेक्ट ड्रिफ्ट मारी और उसके टक्कर को मक्खन की तरह डोज कर दिया। मैंने टर्न पर गाड़ी की स्पीड रत्ती भर भी कम नहीं की थी, जिसके नतीजे में किजू की गाड़ी अपना बैलेंस खो बैठी और सीधा साइड के पत्थरों पर जा ठुकी और उसकी गाड़ी का इंजन फुस होकर बंद हो गया। मेरी ये मौत को छूकर निकलने वाली ड्रिफ्ट इतनी बैडेस थी कि बाई निंगबिंग चिल्लाकर मेरी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाई। मैंने रियर व्यू मिरर से किजू की उस फटी हुई और बेइज्जत शक्ल को देखा और खुलकर जोर जोर से हंसने लगा। दूसरों की कब्र खोदने निकला था, खुद ही उसमें गिर गया। मेरी वो क्लियर और कॉन्फिडेंट हंसी में एक अजीब सा सुकून और टशन था। बाई निंगबिंग की आंखों में जो हैरानी थी वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। जब उसने साइड से मेरी प्रोफाइल को घूरा तो उसकी नजरों में एक नया और बिल्कुल अनजान इमोशन दिख रहा था, एकदम शांत, दिमाग वाला, हिम्मत वाला और टोटली फोकस्ड। इंजन बंद होने के बाद किजू वही रोड पर किसी कचरे की तरह पीछे छूट गया था। रेस का फिनिश लाइन वही था जहां से हमने स्टार्ट किया था। फिनिश लाइन के बाहर खड़े सारे लोग अपनी गर्दन घुमा घुमा कर हमारा इंतजार कर रहे थे। जब वहां अचानक से एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार की एंट्री हुई तो सबके दिलों की धड़कन रुक गई, और जब उन्होंने आंखें फाड़कर उस कार का नंबर प्लेट देखा, पूरे ग्राउंड में पब्लिक खुशी से चिल्ला पड़ी। सू वानरॉ का जबड़ा जमीन को छू रहा था। भाई साहब, ये कैसे हो गया? जैसे ही मेरी गाड़ी वहां रुकी मैं पूरी तरह से उन चिल्लाते हुए और चीयर करते हुए लोगों से घिर गया था। करीब 2 मिनट के भयानक इंतजार के बाद तब जाकर किजू की कार नजर आई। किजू की आंखों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ खून और बदला दिख रहा था। जब उसने रोड के किनारे खड़ी बाई निंगबिंग को देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गईं। उसने तुरंत अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और सीधा उसे उड़ाए। बच के! जब मैंने देखा कि किजू की कार पूरी स्पीड से बाई निंगबिंग की तरफ भाग रही है तो मेरा दिल सीधा मेरे मुंह में आ गया। मैंने एक ही झटके में आगे बढ़कर उसका हाथ खींचा। इस झटके की वजह से उसके दांत उसके होठों पर लग गए और उस टक्कर से उसके होठों से खून निकल आया। पर उसके ठीक साइड में वहां उन चीयर लीडर लड़कियों की खाली बियर की बोतलें रखी हुई थीं, और वो बोतलें ठीक बाई निंगबिंग की कमर पर जाकर लगी। उसके मुंह से दर्द की एक आवाज निकली। ऐसा लगा जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। तू ठीक तो है? बाई निंगबिंग ने एक हाथ अपनी कमर पर रखा हुआ था और दूसरे हाथ से उसने मेरे हाथ को कसकर पकड़ रखा था। जब उसने मेरे चेहरे पर ऐसी जान निकाल देने वाली फिक्र देखी तो दर्द में होते हुए भी बाई निंगबिंग ने मुस्कुराने की कोशिश की। तू खुद बता, कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? मैं ठीक हूँ। ठीक उसी वक्त मेरे पीछे कार के दरवाजे का जोर से बंद होने का साउंड आया, बैंग, और उसके बाद किजियो की वो आलसी और कमीनी आवाज सबके कानों में पड़ी। अरे सॉरी सॉरी मिस्सू, मेरा ध्यान नहीं गया, मैंने देखा नहीं आपको। मैं पहले से ही जानता था कि किजियो किस लेवल का गिरा हुआ इंसान है, पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो सबके सामने ऐसी घटिया हरकत करने की औकात दिखाएगा। मैंने अपने दिमाग के फटने वाले गुस्से को पूरी तरह दबा लिया। मैंने पलटकर सीधा किजियो को घूरा। आंखों में चर्बी चढ़ी है क्या तेरी, या फिर मौत बुला रही है तुझे? ये सुनकर किजियो का एटीट्यूड भी एकदम बदल गया। उसने किसी मौत के डर जैसी नजरों से मुझे घूरा। तब तक सू वानरो और बाकी सब होश में आ गए थे और उन्होंने सीधा किजियो को गालियां बकना शुरू कर दिया। हमारी बाई दीदी पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता है, तेरी औकात और हिम्मत कैसे हुई? सू वानरो जरा भी डर नहीं रही थी। उसने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे
और उस लुखे के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। मू वानिंग और गू किंगहान दोनों उसके लेफ्ट और राइट में थे, बिल्कुल किसी बॉडीगार्ड्स की तरह। उन तीनों ने किजियो को ऐसी नजरों से देखा जैसे उसे जिंदा ही कचा चबा जाएंगी। उनकी आंखें बता रही थीं कि वो बिना इसका हिसाब बराबर किए वहां से हिलेंगी नहीं। किजियो के चेहरे की चमड़ी हल्की सी कांप रही थी। मैंने अभी बोला ना कि मैंने नहीं देखा था, ये बाई खानदान की इकलौती लड़की है। मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं इस पर गाड़ी चढ़ा दूं। माफी मांग तो ली है मैंने। मैं बिना किसी एक्सप्रेशन के चलते हुए किजियो के ठीक आगे आकर खड़ा हो गया। किजियो ने एक और फेक मुस्कान दिखाई। उसने अपना सर थोड़ा साइड किया और हंसते हुए मुझे ताने वाली लुक दी। अचानक मैंने अपना हाथ उठाया और एक जोर का मुक्का उसकी कमीनी शक्ल पर थोप दिया। मैंने उसका कॉलर गुस्से में खींचा और उसे हवा में उठाकर उसकी ही कार के दरवाजे पर पूरी ताकत से दे मारा और उसके कान के पास आकर मौत की आवाज में धमकी दी। मेरे साथ ये छोटी मोटी ट्रिक्स खेलने की कोशिश मत करना। तेरे सड़े हुए दिमाग में जो कूड़ा चल रहा है ना, वो मैं सब जानता हूँ। तेरी ये कुत्ते की मौत मैं खुद लिखूंगा। और ये दिमाग से निकाल दे कि बाई निंगबिंग तेरी बहन की एहसानमंद है, तो तू यहाँ भगवान बनकर कुछ भी उखाड़ लेगा। ये बात सुनते ही किजियो की आंखें बुरी तरह कांपने लगी। वो सालों से यहाँ पर इतना नंगा नाच इसलिए कर पा रहा था क्योंकि उसे पता था कि बाई निंगबिंग उसके बहन के एहसान के तले दबी हुई है। मैंने झटके से उस कचरे का कॉलर छोड़ दिया और अपने हाथ किसी गंदगी को छूने के बाद जैसे साफ करते हैं वैसे झाड़े। मेरे और किजियो के बीच में क्या बातें हुई थीं, किसी तीसरे इंसान ने नहीं सुनी थी, यहाँ तक कि सू वानरो और मू वानिंग ने भी नहीं। और उस वक्त बाई निंगबिंग को भी कुछ सुनाई नहीं दिया। रेस एंड हो चुकी थी। किजियो के पास शर्त मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने फेयांग क्लब सीधा बाई निंगबिंग के नाम कर दिया और उसी वक्त हमेशा के लिए इस रेसिंग की दुनिया से बाहर निकल गया। बाई निंगबिंग की कमर पर जो उन बियर की बोतले से चोट लगी थी, थोड़ी देर आराम करने के बाद वो ठीक हो गई।